नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ क्लासों से हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जब हमने शुरुआत में बताया था आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको हम 4 पार्ट में तोड़ तोड़ के समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट था हमारा 18वीं सेंचुरी का इतिहास यानी 18वीं सदी का इतिहास, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक 1700 से 1750 के बीच में और एक 1750 से लेकर के 1800 के बीच में जो कालक्रम है उसके हिसाब से समझना था। यानी कि पहला टॉपिक था हमारा 18वीं सदी का पूर्वार्ध और दूसरा टॉपिक था 18वीं सदी का उत्तरार्ध। तो जो पहला टॉपिक था 18वीं सदी का पूर्वार्ध वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं। यह हमारा टॉपिक था, ठीक है, और इस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक था 18वीं सदी का पूर्वार्ध और दूसरा पार्ट था हमारा 18वीं सदी का उत्तरार्ध। तो पहला जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये जब कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा है और मतलब कौन कौन सा टॉपिक डिस्कशन किए हैं। और थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मतलब आप थोड़ा सा सोचने वाला प्राणी बने, इस तरह से कुछ यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप इसको समझ लें एक बार। ठीक है, यहाँ टॉपिक का नाम है 18वीं सदी के पूर्वार्ध का भारत का इतिहास। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने ये बात किया था कि 18वीं सदी के मध्य में मुगल साम्राज्य के विघटन हो गया। तो उसके बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या था इसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, वैसे आपको सब पता है, ठीक है, कि 18वीं सदी के मध्य में मुगल साम्राज्य टूट गया। तो उसके बाद क्या क्या राजनीतिक परिदृश्य था भारत का वो आपको बताना है। ठीक है, किस तरीके से क्षेत्रीय राज्य जो है उद्भव हुए, कौन कौन से राज्य डेवलप हुए, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, रोहेला, जाट राज, सिख राज, त्रावणकोर, मैसूर, ऐसे कई सारे क्षेत्रीय राज्य उद्भव हुए। ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, ये टॉपिक ही हम इसीलिए दिए हैं ताकि आप इसके बारे में सोचें। ठीक है, दूसरा टॉपिक है मराठा तमाम प्रयासों के बावजूद मुगल साम्राज्य को क्यों विस्थापित नहीं कर सके। यानी मराठा इतने सारे कोशिश किए, एक समय ऐसा लग रहा था कि मराठा जो है पूरे भारत पर कंट्रोल करेंगे, मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके क्या कारण थे, कौन कौन से कारण थे, हमने 3-4 कारण बताए हैं मराठा साम्राज्य के विफल होने का। तो उस पर आप जरूर चर्चा करें। ठीक है, उस पर आप जरूर सोचें इसके बारे में। और एक और टॉपिक इसमें बन सकता था 18वीं सदी के पूर्वार्ध को संकट का काल माने या नई संभावनाओं का काल माने। हम कैसा काल माने हम 18वीं सदी के पूर्वार्ध को, तो इसके ऊपर भी हमने बात किया है। तो आप जरूर ये सारा टॉपिक जो है सोचें। ठीक है, लास्ट में हम लिख भी दिए सोचने वाले प्राणी बने। कम से कम आप अपना सोच विकसित करें। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के एक बार बैठ जाए शांति से और पूरे टॉपिक को रिवाइज करें, दिमाग में एक बार सोचें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सारा टॉपिक पार्ट बाय पार्ट देखे होंगे। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक हमने बनाया था ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इस टॉपिक में आते हैं। अगर ये क्लियर हुआ तो ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। यानी कि 4 पार्ट हमने मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया था जिसमें एक टॉपिक ये है, ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको क्लियर करते हैं, है ना। देखिए तो सबसे पहला चीज़ ये, तो देखिए एक चीज़ और है आपको जो है ना, जिसे यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है। देखिए पहले इसका टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, उसके बारे में बात करके फिर आगे समझते हैं। देखिए 18वीं सदी का उत्तरार्ध, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखिए हम जानबूझ करके इन सबको लिखते हैं पहले ही कि ताकि टाइम का बचत हो। ठीक है, नहीं तो लिखने में टाइम लगेगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए हम पहले ही से लिख लिए ताकि टाइम का जितना हो सके बचत हो जाए। तो पहला टॉपिक, इसमें 4 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। पहला टॉपिक ये है कि यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन होता है। ठीक है, वो क्यों आते हैं? व्यापार करने आते हैं भारत में। क्या आते हैं? ट्रेड करने आते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनका जो व्यापारिक गतिविधियां होता है वो भारत में बढ़ने लगता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा कारण होता है? ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
पहला टॉपिक तो यही है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा भारत एवं एशिया में उनकी बढ़ती हुई व्यापारिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करें। ठीक है। दूसरा टॉपिक है 17वीं सदी की व्यापारिक क्रांति एवं 17वीं सदी का भूमंडलीकरण। ठीक है। 17वीं सदी का मतलब आप समझ सकते हैं 1600 ईस्वी से ऊपर और 1700 के नीचे, यानी कि उसके बीच में 17वीं सदी में व्यापारिक क्रांति आता है। कैसे आता है, इन सब पर चर्चा करेंगे हम। तीसरा टॉपिक है ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी का भारत की राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरण हो जाता है। कैसे, देखिए, ब्रिटिश कंपनी जो है भारत में आता है व्यापार करने, लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सी घटना होता है, ऐसा कौन सा कारण बन जाता है जिसकी वजह से वो भारत के सरजमी को अपने कब्जे में करने लगते हैं, भारत के भूभाग पर अपना कब्जा जमाने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और चौथा टॉपिक है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे, प्लासी का युद्ध के बारे में जानेंगे और बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे कि ये सब युद्ध आखिर क्यों हुए और यह युद्ध जो है, ये तीनों युद्ध किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी को भारत में और प्रभुत्व जमाने के लिए तैयार कर देते हैं। तो इन सारे प्रश्न, इन सारे टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ आ गया बात। तो ये टॉपिक से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये सब आप लिख लिए, बहुत काम का चीज़ है ये सब। चलिए आगे समझने की कोशिश कर देखिए। अब सबसे पहले जैसे जो हमारा ये टॉपिक है, ठीक है, यूरोपियन कंपनी का आगमन तथा भारत एवं एशिया से उनकी बढ़ती हुई व्यापारिक गतिविधियाँ। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो है 17वीं सदी में व्यापार हुआ, या यूरोपियन कंपनी जब भारत में आया 17वीं सदी में, तब व्यापार जो है यूरोप से और भारत से हुआ, ऐसा नहीं कह सकते हैं। भारत और यूरोप का व्यापार प्राचीन काल से ही रहा है, बेहतर तरीके से रहा है। आप रोमन साम्राज्य के बारे में सुने होंगे, अगर आपने क्लास सुना है तो जरूर सुने होंगे। रोमन साम्राज्य प्राचीन साम्राज्य है यूरोप का। उस साम्राज्य से हम लोगों का व्यापार, मतलब भारत का व्यापार, चीन का व्यापार, दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार प्राचीन काल से ही चला आता रहा है। अब ऐसा क्या हुआ कि वो सारा व्यापार ठप हो गया, बंद पड़ गया, और ऐसा क्या हुआ कि यूरोपियन कंपनी को फिर से 17वीं सदी में बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए यहाँ भारत और एशिया में आना पड़ता है, और गतिविधियाँ इतनी तेज हो जाती है कि एक ग्लोबलाइजेशन का दौर बन जाता है। समझ रहे? तो ऐसा क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, हर चीज़ जानने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रोमन साम्राज्य के बारे में जानना होगा, और रोमन साम्राज्य का भारत के साथ किस तरीके से व्यापार होता था, एशिया के साथ किस तरीके से व्यापार होता था, इसको समझना होगा। फिर जाकर के हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, हर समझ एक दूसरे पर आधारित होता है, एक समझ दूसरे समझ पर आधारित होता है। अब जब तक हम बैकग्राउंड नहीं आपको बताएंगे, जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा, तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जिस तरीके से हमने 18वीं सदी में जो मुगल साम्राज्य के बारे में बताया, उससे पहले हमने थोड़ा सा प्राचीन काल का राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य आपको दिखाया था। उसी तरीके से हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है, छोटा सा रोमन साम्राज्य, उसके बारे में जानेंगे, और भी थोड़ा सा किस तरीके से जो है इस्लाम ग्लोबल रिलीजन बन जाता है, और इस्लाम की वजह से किस तरीके से नए नए समुद्री मार्गों का खोज शुरू हो जाता है पूरी दुनिया में, और किस तरीके से जो है वो बोलते हैं ना कि कई बार विपत्ति जब आता है तो आदमी और ज़्यादा निखर जाता है, उस तरीके से काम होता है। तो कैसे कैसे काम हुआ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो पहले रोमन साम्राज्य के बारे में आज की क्लास में आपको ज़रूर बताना चाहेंगे हम। ठीक है, तो तैयार हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ बताते हैं आपको कि देखिए, रोमन साम्राज्य की बात करते हैं। देखिए, ये है भारत जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, रोमन साम्राज्य कहाँ है? तो देखिए, यहाँ है इटली, है ना, ये है इटली।
इटली में एक जगह है रोम, ठीक है, टाइबर नदी के किनारे। कौन सा नदी? टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों के ऊपर रोम नाम का एक गांव था। 753 ईस्वी की बात बता रहे, सॉरी 753 बीसी, बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व, है ना। तो रोम नाम का एक गांव था 7 पहाड़ियों के ऊपर, छोटा सा गांव था, और वहीं से शुरुआत होता है एक बड़ा रोमन साम्राज्य का। कैसे? तो देखिए इस चीज को समझते हैं। देखिए रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। यह इटली में, यूरोप में है, ठीक है। 753 ईस्वी के बाद जो है लगभग 753 बीसीई के बाद अब देखिएगा कि एक छोटा सा राजशाही वहां पर जो है शुरुआत देखने को मिलता है। राजा के जैसा शुरुआत देखने को मिलता है। गांव को एक छोटा सा, मतलब एक गांव का प्रमुख बन जाता है। उस गांव के आसपास के एरिया को जीत करके एक राजा का, मतलब राजशाही वाला व्यवस्था लेकर के आता है। कौन आता है? 2 भाई होते हैं, एक रोमुलस, एक रेमस। 2 भाई हैं, रोमुलस और रेमस। ये दोनों क्या करते हैं? राजशाही प्रवृत्ति लेकर के आ जाते हैं रोम में। कब? 753 बीसीई के आसपास। अब देखिए तो उनका राजशाही वहीं से शुरू होता है, रोम का। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि और आगे जब हम आते हैं तो 509 बीसीई में आप देखिएगा कि 509 बीसीई में वहाँ के जो राजा होते हैं, रोम के जो राजा होते हैं, छोटे से राज्य का, उनको जनता ने खदेड़ दिया। जनता आक्रोश जाहिर किया राजा के खिलाफ और जनता को गद्दी से हटाकर भगा दिया, खदेड़ दिया 509 बीसीई में। ध्यान दीजिएगा। और वहां पर सीनेट का व्यवस्था हुआ। सीनेट कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों का परिषद होता है, वृद्ध लोगों का परिषद होता है। बड़े बड़े लोग होते हैं, एज में खास करके बड़े लोग होते हैं, और उनका एक परिषद होता है। वही लोगों का परिषद को सीनेट बोला जाता है। और वही लोग अब साम्राज्य को चला रहे, यानी कि राज्य को चला रहे। उस समय साम्राज्य नहीं था, राज्य को चला रहे, छोटे से रोम राज्य को। ठीक, सिर्फ उनके दम पर तो होगा नहीं, बुजुर्गों के दम पर। तो कई सारे छोटे छोटे विभिन्न अधिकारी भी होते थे जो उनके सपोर्ट से उनके बातों को मानते थे और उनके सपोर्ट से वो राज्य चलता था। लेकिन वो राज्य कैसा था? राजशाही नहीं था, गणतंत्र था, रिपब्लिक था, है ना। लोगों के द्वारा बनाया गया राज्य था। तो वो गणतंत्र था, रिपब्लिक राज्य था रोम। 509 बीसी में ध्यान दीजिएगा, पहले राजशाही चला, लेकिन 509 बीसी में क्या हुआ कि लोगों ने राजा को खदेड़ दिया और 509 बीसी में गणतंत्र स्थापित हो गया रोम में। और वहीं से सीनेट का व्यवस्था शुरू हुआ और भी कई सारे अधिकारी जो है मिल करके गणतंत्र का स्थापना किया और उसको चलाने लगे। ठीक, लेकिन उस गणतंत्र में क्या हुआ कि कई सारे महत्वाकांक्षी सेनापति ये सब होने लगे। जो सेनाएं रखते थे सेनापति, खास करके जो सेनापति होते थे अलग अलग एरिया के, उनमें भी समृद्धि आने का, उनमें भी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगा कि हम भी अपना एक राज्य रखें, हमारा भी एक राज्य हो। तो उसी में से एक सेनापति था जिसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो है एक सेनापति था जो योग्य सेनापति था, बहादुर सेनापति था। वो जब गौल को जीत लिया, गौल कहते हैं अभी जो फ्रांस आप देख रहे हैं, फ्रांस, तो फ्रांस पर अटैक करके वो जीत लेता है। ठीक है, जूलियस सीजर तो जीत लेता है। तो उसका जो है बहादुरी देख करके, उसका प्रभावशाली काम देख करके लोग उससे प्रभावित हुए, वहां के लोग, और उसको बहुत ज्यादा उसका फॉलोवर बनने लगा। तो जो सीनेट था, सीनेट को लगा कि हो सकता है अब जूलियस सीजर रोम के सत्ता पर बैठ जाएगा, रोम का राजा बन जाएगा, तो गणतंत्र खतरे में आ जाएगा, राजशाही फिर शुरू हो जाएगा। तो सीनेट ने क्या किया कि लगभग
44 BCE में 44 BCE में जूलियस सीजर को मरवा देता है। ठीक है, जूलियस सीजर का हत्या करवा देता है। और फिर जूलियस सीजर का जब हत्या करवा देता है तो उनके जो इतने सारे फॉलोअर्स थे जूलियस सीजर का, उन्होंने विद्रोह कर दिया सीनेट के खिलाफ। और विद्रोह हो गया तो रोम जो गणतंत्र था उसमें गृह युद्ध छिड़ गया, घर में ही युद्ध छिड़ गया। तो गृह युद्ध छिड़ा तो जूलियस सीजर का एक दत्तक पुत्र था, ऑक्टेवियन नाम था उसका, ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन जो है वो गृह युद्ध में जीत जाता है। अब जब वो जीत जाता है तो सीनेट जो है ऑक्टेवियन को ऑगस्टस का उपाधि दे देता है। ऑगस्टस मतलब पवित्र, पवित्रता का उपाधि देता है और ऑक्टेवियन को सम्राट घोषित कर देता है, रोम का राजा घोषित कर देता है। समझिए बात, ऑक्टेवियन रोम का राजा बन गया। ये घटना 27 BCE में हुआ, 27 बिफोर कॉमन एरा में। ठीक है, अब 27 BCE में ऑक्टेवियन राजा बन गया। यहीं से रोमन साम्राज्य का वास्तविक शुरुआत माना जाता है। रोमन साम्राज्य का वास्तविक शुरुआत कहां से मान सकते हैं? 27 BCE से ऑक्टेवियन सम्राट बना हुआ है। समझ आ गया बात? अब इसके बाद रोमन साम्राज्य क्या करता है वो सुनो। अब इनके इसके बाद जो है एक राजा, सशक्त राजा बैठता है वहां पर, सीनेट वहां पर होता है, सारी व्यवस्थाएं चलती रहती है, आर्थिक गतिविधियां तेज होती है और यहां से पूर्व की ओर व्यापार होना तीव्र हो जाता है। आर्थिक समृद्धि आता है रोमन साम्राज्य में, लोग अमीर होते जाते हैं, लोगों का चाह बढ़ते जाता है। भारत और चीन और एशिया के जो विलासिता संबंधी जो वस्तुएं होती है उसकी डिमांड बढ़ने लगता है रोमन साम्राज्य में। अब जैसे भारतीय मसाले जिसमें काली मिर्च, इलायची, इन सब का डिमांड बढ़ जाता है, रेशमी कपड़े का डिमांड बढ़ता है। तो भारतीय वस्तुओं का जैसे कि मोती का डिमांड बढ़ता है, तो भारतीय चीज़ों का डिमांड बढ़ने लगता है। चीन के रेशम जिसको सिल्क बोलते हैं, सिल्क का डिमांड बढ़ने लगता है। अब देखिए यूरोप के लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते रहते, वजनदार होता था, भारी होता था, और यहाँ रेशम का कपड़ा मिल रहा है जो हल्का चमकदार एकदम होता था, तो लोगों को अच्छा लगता था, तो लोग उसका डिमांड बहुत ज़्यादा करते थे। दूसरा, वो जो मसाले उतना ज़्यादा यूज करते थे, तो खास करके देखिए इसमें दो कारण थे मसाले का। एक तो कारण था कि स्वाद बेहतर होता था, क्योंकि वो लोग जो मांस प्रिजर्व करके रखते, हालांकि प्रिजर्वेशन का तो व्यवस्था था नहीं, कुछ रेफ्रिजरेशन का भी कोई व्यवस्था नहीं था, तो ये लोग मसाले यूज करते थे। जैसे मांस वगैरह पकड़े रखे, जानवर का मांस, तो उसमें मसाला लपेट करके रखते थे, तो कई दिनों तक रहता था, वो मांस ताज़ा रहता था। इसलिए मसाले का डिमांड बहुत ज़्यादा था। और दूसरा, स्वाद भी बढ़ जाता था। ऐसे कच्चे मांस खाने से अच्छा है कि बेहतर मसाला लपेट के मांस खाओ, ज़्यादा स्वाद देता है। तो ये विलासिता जैसी चीज़ें और स्वाद वाली चीज़ें बढ़ता गया और लोगों का डिमांड बढ़ता गया भारतीय और एशियाई वस्तुओं का। और जब डिमांड बढ़ा तो यहाँ सप्लाई देना जरूरी है, तो भारत यहाँ से सिर्फ सप्लाई कर रहा है, निर्यात कर रहा है ना। और ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ नहीं लेता था, लेता ही था। जैसे कि शराब ले लिया, जैतून का तेल ले लिया, है ना, तो ये सब चीज़ें लेता था। तो इस समय भारत और चीन का जो निर्यात था वो ज़्यादा होता था। ठीक है, ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत और चीन के पक्ष में था। यही स्थिति आप देखिएगा 17वीं सदी में, आपको बताएंगे अभी हम। यहाँ से सोना चांदी ये सब आता था, यहाँ से सामान गया तो यहाँ से सोना चांदी मोती यही सब आता था, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो इस तरीके से अब देखिए एक चीज़ और समझिए, ये जो व्यापार होता था, ये व्यापार दो मार्ग से होता था, एक समुद्री मार्ग और दूसरा स्थलीय मार्ग। लेकिन स्थलीय मार्ग बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसमें मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे चीन से जो जैसे मान लेते चीन से जो जाता था सिल्क इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तो ये जो सिल्क वाला रूट है, तो यहाँ जो पर्शियन वाला जो इलाका है, देखिए ये पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन का जो साम्राज्य था वो
इनके चीज़ों को रोकने की कोशिश करता था, या फिर ये जो रोमन साम्राज्य से हमेशा टकराव होते रहता था, तो इसमें बड़ा दिक्कत होता था। डाकू वगैरह आ गया, लूट लिया सामान, कई सारी चीज़ें होता था। और एक था कि ये देखिए मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, यह है लाल सागर, यह है फारस की खाड़ी, यह है अरब सागर। तो भूमध्य सागर से होकर के यहाँ से आते थे लाल सागर में, लाल सागर से अरब सागर में घुसते थे, यहाँ से भारत में पहुँच जाते थे। इधर केरल के पास पहुँचे, भरूच पहुँचे, यहाँ गुजरात में। तो इस तरीके से जो है व्यापार होता था। दो मार्ग था, समुद्री मार्ग ज़्यादा बेहतर होता था, तो समुद्री मार्ग से ही लोग व्यापार करते थे। समझ आ गया बात? अब रोमन साम्राज्य का थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में। ठीक है, लगभग 200 सालों तक जो ऑक्टेवियन साम्राज्य विकसित किया 27 बीसी में, उसके बाद से लगभग 200 सालों तक एकदम बोलते हैं ना उसको पैक्स रोमाना का स्थिति आ गया। पैक्स रोमाना कहने का मतलब रोमन शांति का युग आ गया। सुना? 200 वर्षों तक अच्छा से एकदम शासन चला रोमन साम्राज्य का। उसके बाद धीरे धीरे उनमें भी क्या हो गया कि महत्वाकांक्षी लोग पैदा हो गए, लोग अपना राज्य विकसित करने की कोशिश करने लगे, आर्थिक कमजोरी आने लगा, कई सारा कारण हुआ, राजनीतिक उथल पुथल होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ का जो सम्राट था वो सम्राट बोला कि ऐसे तो इतना बड़ा साम्राज्य मेरे से संभलेगा नहीं, अब तो एक काम करते हैं, हम साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो लगभग 285 बीसीई में, सॉरी सीई में अब आ जाते हैं। ठीक है, 285 सीई कॉमन एरा में उन्होंने क्या किया कि रोमन साम्राज्य को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक इधर पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का राजधानी रोम हो गया और पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी कुस्तुनतुनिया हो गया, कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया, जिसको कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। और पूर्वी रोमन साम्राज्य का ही नाम जो है बाइजेंटाइन साम्राज्य भी बोला जाता है, ध्यान रखना। देखिए ये सब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ठीक है, तब थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये देख लो आप किस तरीके से जो है व्यापार होता था, ये एक बार आप देख लो। देखो सबसे पहले यहाँ से ये देखिए मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से ये लाल सागर होते हुए यहाँ देखिए अरब सागर होते हुए यहाँ पहुँच जाता था, ठीक है, भारत में। और एक रूट इस तरीके से आता था, ये चाइना की तरफ से इधर से आता था रूट, और ये भरूच बंदरगाह से होकर के फिर भी ऐसे जाता था। लेकिन ये एक रूट इधर से भी ऐसे जाता था होकर के, जो बहुत ही स्थलीय मार्ग था, जो बहुत ही मुश्किल वाला मार्ग था, इसलिए ज़्यादातर व्यापार इधर से ही होता था। समझेगा बात? तो यही व्यवस्था, ये मार्ग है। ये थोड़ा सा आप एक बार देख लो। देखो थोड़ा सा आपको समझाते हैं जल्दी जल्दी। 753 BCE में, आपको शायद दिख रहा होगा ना, देखो आप देखिएगा, शायद दिख रहा हो, अच्छा इधर भी दिख ही रहा होगा ऐसे। देखो 753 BCE में रोम टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ी के उस पर एक छोटा सा गांव था। राजशाही शुरू हो गया, रूप ले लिया। रोमुलस और रेमस दोनों भाई थे, दोनों मिलकर के 753 BCE में राजशाही का रूप बना दिया। 509 BCE में रिपब्लिक यानी गणतंत्र बन गया। सीनेट का और विभिन्न अधिकारी दोनों मिल करके, सीनेट और विभिन्न अधिकारी जो है कई तरह के अलग अलग अधिकारी सब मिल करके गणतंत्र जो है चलाने लगे। और इसी गणतंत्र में एक सेनापति हुआ था जूलियस सीजर, जिसको 44 BCE में हत्या करवा दिया गया, और इसकी वजह से गृह युद्ध छिड़ गया। और गृह युद्ध छिड़ा तो इस युद्ध में इसका दत्तक पुत्र था ऑक्टेवियन, और ये ऑक्टेवियन जो है जीत जाता है गृह युद्ध में, जिसकी वजह से इसको ऑगस्टस की उपाधि दिया जाता है, यानी कि पवित्र का उपाधि दिया जाता है सीनेट के द्वारा। सीनेट देता है कब? 27 BCE में, ठीक है, 27 में। और रोमन साम्राज्य का वास्तविक शुरुआत यहीं से मान सकते हैं, 27 बिफोर कॉमन एरा से। ये समझ में आ गया? ये एक बार थोड़ा सा लिखना, देखो। फिर आगे जब आते हैं तो रोमन साम्राज्य जो है लगभग 200 वर्षों तक पैक्स रोमाना यानी रोमन की शांति का युग आता है। आर्थिक समृद्धि, कई चीज़ें आती है।
और इसके बाद रोमन अमीरों को यानी नौ धनाढ्य को क्या होता है कि भारत और चीन की विलासिता की वस्तुओं का बहुत शौक हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय मसाले जिसमें काली मिर्च, इलायची, हाथी दांत, रत्न, मोती, रेशमी कपड़े, ये सब भारत की चीज़ें जो है उन लोगों का डिमांड बढ़ गया। तो भारत से भेजा जाता था, चीन से रेशम जाता था यानी सिल्क जाता था, और बदले में सोना, चांदी, शीशे के बर्तन, शराब और जैतून का तेल, ये सब वहाँ से रोमन से आता था। ठीक है, रोम से आता था भारत और चीन, एशियाई इन सब देशों में। समझ आ गया बात। अब जब और आगे हम आते हैं, देखो दो व्यापारिक मार्ग थे, प्रमुख थे। एक तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे भी जाता था, और दूसरा एक था सिल्क रूट वाला, ये वाला स्थलीय मार्ग। लेकिन ज़्यादातर व्यापार जो था वो इसी मार्ग के द्वारा होता था, समुद्री मार्ग के द्वारा। समझ आ गया बात। चलिए और आगे आते हैं। तो रोमन साम्राज्य जो है, अब इसमें देखिए दो भाग में बांट दिया। कौन? सम्राट डायोक्लेशियन, ठीक है, डायोक्लेशियन, सम्राट डायोक्लेशियन जो है 285 सीई में क्या कर दिया कि रोमन साम्राज्य को बांट दिया। ठीक है, कारण आप जानते हैं, बहुत सारा कारण था, अभी आपको हमने बताया है। और दो साम्राज्य जब बांट दिया, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का राजधानी पहले तो मेडियोलानम रखा गया था, मेडियोलानम, लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजधानी रोम कर दिया गया था। और वैसे पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य बोलते हैं, पहला राजधानी जो है निकोमीडिया रखा गया था, लेकिन बाद में उसको कुस्तुनतुनिया कर दिया गया था। ठीक है, जो अभी इस्तांबुल आप जानते हैं ना, आधुनिक इस्तांबुल, वही है कुस्तुनतुनिया, तो वो राजधानी बना था पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य का। 285 ईस्वी में ये तो समझ गया बांट दिए थे। क्यों बांटा था? ताकि विशाल साम्राज्य का प्रबंधन आसान हो सके। ठीक है, दो अलग अलग राज्य रहेंगे और दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे तो अच्छा से प्रबंधन और मैनेजमेंट अच्छे से हो सकेगा साम्राज्य का। लेकिन हुआ क्या, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का लगभग 476 सीई में ही, 476 में ही क्या हो गया, जर्मनी के जनजातियों का हमला कई बार हुआ। जर्मनी के लड़ाकू जनजाति लोग होते थे, वो बार बार पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर अटैक करते रहते थे और उसको परेशान कर देते थे। एक बार क्या हुआ कि 476 में ही रोमन साम्राज्य का एक छोटा सा, मतलब छोटा ही सम्राट था, अभी अभी मतलब बच्चा ही था, उसकी हत्या करके उसको गद्दी से हटा देता है और मतलब जर्मनी के जनजातियों का कब्जा हो जाता है। इसकी वजह से रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट जाता है 476 ईस्वी में, 5वीं शताब्दी में। लेकिन अब यहाँ टूटने का सिर्फ यही कारण नहीं था कि जर्मनी के जनजाति का हमला था, ये तो कारण था ही, प्रमुख कारण था, कई सारे कारण थे। आर्थिक कमजोरी बहुत ज़्यादा था पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। ठीक है, क्योंकि इस साइड था और व्यापार सबसे ज़्यादा इस साइड से होता था, पूर्वी रोमन साम्राज्य से। अब देखो ध्यान से, व्यापार सबसे ज़्यादा इस साइड से होता था, इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य से, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का व्यापार थोड़ा कम होता था। अब इस पर निर्भर थे, ये जाते थे तो इस तरीके से व्यापार होता था। तो ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य धीरे धीरे करके डूब जाता है, 5वीं शताब्दी में ही इसका पतन हो जाता है इस साम्राज्य का। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य अभी तक बचा रहता है, बाइजेंटाइन साम्राज्य अभी तक बचा रहता है, और ये और भी बेहतर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते रहता है। लेकिन इसका भी आप देखिएगा कि हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि थोड़ा सा आपको और दिखा देते हैं। देखिए ये जो अरब वाला इलाका है, ठीक है, अरब प्रदेश किसको कहते हैं, अरब क्षेत्र किसको बोलते हैं, ये जो भूमध्य सागर है, लाल सागर है और ये फारस की खाड़ी है, ये अरब सागर है, इन सब के बीच में जो एरिया पड़ता है इसको बोलते हैं अरबी क्षेत्र। अरब वाला इलाका, खास करके ये वाले इलाके को बोलते थे अरबी क्षेत्र। तो यहाँ पर लगभग 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उद्भव होता है हजरत ये पैगम्बर मोहम्मद साहब के द्वारा, और यहीं से जो है इस्लाम का उद्भव होना और फिर धीरे धीरे ये विस्तार करता है। पैगम्बर मोहम्मद साहब के डेथ के बाद उनके जो खलीफा आते हैं वो सब विस्तार करने लगते हैं और धीरे धीरे जो है ये बार बार पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अटैक करते रहते हैं और इसको कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे। कई बार धर्म युद्ध हुआ ईसाई और इस्लाम को लेकर के। चौथा धर्म युद्ध 1204 में जो हुआ था वो कुस्तुनतुनिया का, देखिए कुस्तुनतुनिया में जो किला बना हुआ था वो ऐसा माना जाता था कि मतलब अभेद्य है, उसको कोई भेद नहीं सकता है, लेकिन बार बार अटैक करने से उसमें भी कमजोरी आ गया। और 1204 में जो चौथा धर्म युद्ध हुआ था उसके बाद तो कुस्तुनतुनिया का कई सारा दीवार तोड़ दिया गया था, तो बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर भी वो बाइजेंटाइन साम्राज्य अभी तक बचा रहा था। ये कुस्तुनतुनिया आप देख सकते हैं काला सागर के पास है, मुहाने पर है उसका, तो ये आपको दिखेगा, इधर ही है शायद,
आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, वो चीज़ें आपको हम दिखा ही देंगे। अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए, क्योंकि वो इसलिए आपको बताएंगे हम कि मतलब अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि कैसे किस तरीके से इस्लाम का उद्भव हुआ और उसने बाइजेंटाइन साम्राज्य को यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य को 1453 ईस्वी में, ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य 1453 ईस्वी में उसका भी पतन हो जाता है। 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो राजा होता है, बाइजेंटाइन सम्राट होता है, कॉन्स्टेंटाइन 11 होता है, उसको युद्ध में मार देता है। कौन? ऑटोमन तुर्क, यानी कि ऑटोमन्स एक साम्राज्य बन जाता है तुर्कों का। इस्लाम जो कबीले रहते हैं वो लड़ाकू किस्म के होते हैं, बार बार अटैक करते रहते हैं। और ऑटोमन सुल्तान जो है उसका नाम है मोहम्मद द कॉन्करर, तो वही जो है इसको कॉन्स्टेंटाइन 11 को मार कर युद्ध में हत्या कर देता है। उसके बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य का ही कहानी खत्म हो जाता है, पूर्वी रोमन साम्राज्य का कहानी खत्म हो जाता है 1453 ईस्वी में। उसके बाद जो कहानी आता है ना, इसका अलग ही मतलब क्या ही बताएं। इसके बाद जो स्थिति बनता है, अब सोचो ये एरिया पर कब्जा हो गया किसका? इस्लामों का। ये एरिया पर कब्जा हो गया किसका? इस्लाम का। ये एरिया इस्लाम का कब्जा हो गया। अब यूरोप व्यापार करे एशिया के साथ तो कैसे करे? लोग अमीर है, उनको विलासिता की वस्तु चाहिए ही चाहिए, डिमांड है ही बहुत ज़्यादा। कैसे मिलेगा? आपको इधर आना है तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो आप मारे जाओगे। व्यापार कर नहीं सकते, सारा मार्ग ही ध्वस्त कर दिया, सारा मार्ग पर कब्जा बना लिया। तो आगे बहुत रोमांचक कहानी है, आपको हम बताएंगे अगली क्लास में। बस आज के लिए इतना ही रोमन साम्राज्य के बारे में बस आज बताना था। इसके आगे हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से 17वीं सदी जो है एक व्यापारिक क्रांति बनता है और अमेरिका जैसे महाद्वीप का खोज होता है, भारत का नया रास्ता खोज होता है, कई सारे समुद्री रास्ते खोजे जाते हैं जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, ये सब का जो है अगुवान होता है। तो ऐसा कई सारे चीज़ जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में देखो, जैसे ये एक रोमन साम्राज्य का बेसिक जानकारी था जो बहुत जल्दी में हमको बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी था, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा शायद सारा चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। उम्मीद है आपको ये बेहतर लगा हो। कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमसे पूछें।